वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। फ्रेंड्स, यह क्लास जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह क्लास जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम जो अप्रैल महीने में होने वाला है उसके लिए तैयार की जा रही है। और हम लोग जो है प्रिपरेशन अभी से शुरू कर रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चन। कितने? टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं और हम लोग अपना मूल्यांकन आज इस क्लास में खुद करेंगे। ठीक है? सभी बच्चों जो है 50 क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करना। ठीक है? मैक्सिमम क्वेश्चन जो सही करने की कोशिश करना और हो सके तो आप लोग 40 क्वेश्चन सही करना। ठीक है? 40 क्वेश्चन सही करने का मतलब है आपको 160 नंबर लाना है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होगा यहाँ पर। और आप लोगों को जो है 160 नंबर लाना होगा इस क्लास में। जितने बच्चे 160 नंबर लेकर आएँगे उनकी तैयारी जो है बेहतर रहेगी। और इससे ज़्यादा भी बच्चे ला सकते हैं नंबर। ठीक है? आप लोग कोशिश करना कि 40 में 45, 50 तक भी चले जाओ। 50 में 50 भी बच्चे ला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ला सकते हैं। सभी बच्चे फुल कोशिश करना कि जितने भी मैं क्वेश्चन इस क्लास में कराऊँ, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करना और अपने मन से पहले सही जवाब का आंसर देना है। नहीं पता होगा तो हम तो बताएँगे ही, तो उसको याद कर लेना। अगर आपको पहले से पता होगा तो आप लोग कमेंट में जवाब ज़रूर देना। ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। और पहला क्वेश्चन आए उससे पहले, यदि आप लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए वो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करके आप लोग जरूर ज्वाइन होइए। ठीक है? तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। जितने भी बच्चों को इसका जवाब पता होगा कमेंट में जरूर बताना। पहला क्वेश्चन बच्चों है कि अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ और कब खोली? अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ और कब खोली बच्चों? जितने बच्चों को इसका सही जवाब पता है प्लीज कमेंट में आप लोग आंसर जरूर देना। ठीक है? ऑप्शन है मद्रास 1639, ऑप्शन बी है सूरत 1612 में, और ऑप्शन सी है मछलीपट्टनम 1611 में, और ऑप्शन डी है कलकत्ता 1690 में। बच्चों कौन सा सही जवाब है जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो बच्चों कितनों बच्चों का सही हुआ आप लोग मैच कर लीजिए। तो अंग्रेजों ने है दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री जो है मछलीपट्टनम में 1100 मतलब 1611 में खोली, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जी करेक्ट होगा बच्चों यहाँ पर। जितने बच्चों का ये सवाल सही हुआ है प्लीज़ अपने आप को 4 नंबर दे दीजिए, प्लस के 4 नंबर दे दीजिए। और जितने बच्चों का गलत हुआ है वो अपने आप को माइनस का 1 नंबर दे दें। कितना? माइनस का 1 नंबर दे दें। ठीक है? तो प्लीज़ आप लोग ये कैलकुलेट करते हुए चलना और लास्ट में आप लोग टोटल जो है एवरेज इसको निकालना कि आपको कितने नंबर बने। ठीक है? माइनस वाले घटा देना और प्लस वाले ऐड करते चलना। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है और इसकी डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं थोड़ा सा कि अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री जो है मछलीपट्टनम में खोली। यह फैक्ट्री 1611 में स्थापित की गई। कब? 1611 में। यह आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। कहाँ? ये आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। यह व्यापारिक गतिविधियों का प्रारंभिक केंद्र था। क्या था? व्यापारिक गतिविधियों का प्रारंभिक केंद्र था। इसके बाद मद्रास में स्थापित हुई। ठीक है? यहाँ के बाद जो है मद्रास में स्थापित हुई और इससे अंग्रेज व्यापार का विस्तार हुआ था। ठीक है? तो ये 2 पॉइंट आप लोग याद करना। पहला जो स्थापित हुआ था आंध्र प्रदेश के तट पर। ठीक है? मछलीपट्टनम में, और दूसरी बार जो है मद्रास में स्थापित हुई थी। ठीक है? इससे जो है अंग्रेजों के व्यापार में विस्तार हुआ बच्चों। ठीक है? अगला क्वेश्चन बच्चों चलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों है नील विद्रोह का समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? नील विद्रोह का समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे बच्चों? ऑप्शन है ईश्वर चंद विद्यासागर, ऑप्शन बी है हरीश चंद्र मुखर्जी, और ऑप्शन सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। ठीक है? राजा राम मोहन राय। बच्चों जितने भी बच्चों का ये जो आप पहले से पता है अपने आप को प्लस 4 नंबर दे देना। हालांकि कमेंट करने के बाद ही 4 नंबर देना। ठीक है? क्योंकि आपका सही जवाब होने पर ही 4 नंबर देना, गलत पर मत देना। गलत पर आप लोग -1 कर लेना। ठीक है? गलत पर -1 कर लेना। तो बच्चों इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब बच्चों है ऑप्शन नंबर बी। हिंदू पैट्रियाट अखबार के संपादक कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी थे। कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी थे। और उन्होंने नील विद्रोह का जोरदार समर्थन किया। क्या किया? जो नील विद्रोह हुआ था उसका जोरदार समर्थन किया था। और अखबार अंग्रेजी और बंगाली दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था। ठीक है? बच्चों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हरीश चंद्र मुखर्जी। जितने बच्चों का सही जवाब हुआ है अपने आप को 4 नंबर दे दीजिए, प्लस के 4 नंबर दे दीजिए और पहले वाले 4 में ऐड करते चलना। और जितने बच्चों का गलत हुआ माइनस का 1 कर लेना। ठीक है बच्चों?
ये 2 काम आप लोग करते रहना और लास्ट में आपको कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर बन रहे हैं। बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन से पहले थोड़ा इसका और डिटेल देख लेते हैं कि इसने किसानों की समस्याओं को उजागर किया था, ठीक है? इस विद्रोह ने जो है किसानों का समस्या का उजागर की थी। इस पेश की शक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है और नील विद्रोह का जन समर्थन मिला था, ठीक है? नील विद्रोह को जो है बहुत ज़्यादा जन समर्थन मिला था। अगला क्वेश्चन बच्चों है कि भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? ऑप्शन है कारगिल, सियाचिन और द्रास या गलवान। बच्चों जल्दी से इसका जवाब दीजिए कि भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? आज का ये तीसरा क्वेश्चन है। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? कारगिल, सियाचिन, द्रास या गलवान। तो बच्चों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र है, ठीक है? और यहाँ पर जो है बर्फ जमी रहती है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा बर्फ जमी रहती है। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है और यहाँ का तापमान अत्यंत कम रहता है, माइनस में भी रहता है, ठीक है? माइनस से रहता है बच्चों, बर्फ़ हमेशा बर्फ़ जमी रहती है यहाँ पर बच्चों। और भारत ने यहाँ जो है 1984 में नियंत्रण स्थापित किया। यह रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह क्षेत्र जो है ग्लेशियर से घिरा हुआ है। समझ लो ग्लेशियर से घिरा, कैसे रहते होंगे आप अपने देश के महान सैनिक, ठीक है बच्चों? इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सियाचिन। बच्चों जितने भी बच्चों का सही हुआ प्लस के 4 नंबर और जितने बच्चों का गलत हुआ है माइनस का 1 नंबर। बच्चों गलत वालों परेशान मत होना और सही करने वालों अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट मत करना, ठीक है बच्चों? सभी लोग जो है अच्छे से पढ़ते रहना, ठीक है? घमंड मत करना जिनका सही हो रहा है और जिनका गलत हो रहा है दुःख भी मत करना, क्योंकि अभी टाइम है, हम लोग तैयारी कर लेंगे, अच्छे से तैयारी कर लेंगे और एग्ज़ाम में सब लोग बेहतर प्रदर्शन करेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों? अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन बच्चों है कि विश्व के सबसे ऊँचे पर्वत का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ? विश्व के सबसे ऊँचे पर्वत का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ बच्चों? ऑप्शन है हर्सेनियम और ऑप्शन बी है डोनियन और ऑप्शन बच्चों सी है अल्पाइन और ऑप्शन डी है एपिरोजेनिक। तो बच्चों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अल्पाइन, ठीक है? बच्चों जिनका सही जवाब हुआ है प्लस के 4 नंबर अपने आपको दे दीजिए बिना मेरे कहे और जिनका बच्चों गलत हुआ है माइनस का -1 दे दीजिए। लास्ट में आपको कैलकुलेट करना है प्लस माइनस करके जितने भी आपके नंबर बन रहे हैं टोटल आपको कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक बच्चों? तो बच्चों इसको डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं कि विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत अल्पाइन हलचल से बने हैं और हिमालय अल्पस इसी का उदाहरण क्या है? हिमालय अल्पस इसी का उदाहरण है। यह नवीनतम पर्वत निर्माण प्रक्रिया है और इसमें प्लेटों के टकराव से पर्वत बने हैं या भूगर्भीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज भी यह प्रक्रिया जारी है बच्चों, ठीक है? अगला क्वेश्चन कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ? किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ बच्चों? ऑप्शन बच्चों ये 4 दिए हुए हैं, लॉर्ड वेलेस्ली और ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस और ऑप्शन डी है लॉर्ड हेस्टिंग्स और ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। बच्चों यदि आपको इसका सही जवाब है पता है बच्चों, पहले से पता है प्लस के 4 नंबर अपने आपको दे दीजिए मेरे कहने से पहले ही। और बच्चों जिनका गलत हुआ माइनस का 1 देते चलना, ठीक है बच्चों? घबराना मत, प्लस माइनस से मत घबराना, आपको अच्छे सारे क्वेश्चन का सही जवाब करना है बच्चों। तो इसका बच्चों सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आंग्ल मैसूर युद्ध जो है लॉर्ड वेलजेली के समय हुआ था। किसके? लॉर्ड वेलजेली के समय हुआ था। लॉर्ड वेलजेली के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर एज करेक्ट है और यह युद्ध जो है 1799 में लड़ा गया था और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। किसकी? टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी और मैसूर राज्य अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। इससे दक्षिण भारत में अंग्रेजी सत्ता मजबूत हुई। यह निर्णायक युद्ध था, ठीक बच्चों? जितने बच्चों का सही जवाब हुआ है प्लस के 4 नंबर अपने आपको देंगे और जितने बच्चों का गलत हुआ है माइनस का 1। घबराना मत, जिनका माइनस हुआ हो याद करेंगे और जितने का सही हुआ है और अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है? सभी को तैयारी करना है क्योंकि हमको एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा करना है। यहाँ के परफॉर्मेंस से आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर इतना फर्क पड़ेगा कि आपको तैयारी और तेजी से करना पड़ेगा, मजबूती के साथ करना पड़ेगा, ठीक है? और जिनका सही हो रहा है घमंड बिल्कुल मत करना कि मेरे सारे सही और पढ़ना ही नहीं, सभी को पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करना ही हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम अच्छे से तैयारी करवा देंगे तो आप लोग एग्जाम में जो है अच्छे से करके आओगे। टाइम से पहले आप एग्जाम में जो है टाइम से पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे और आप अपने आप को सिलेक्शन ले लोगे, ठीक? वर्दी पहन लोगे बच्चों। अगले क्वेश्चन बच्चों चलते हैं कि हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल का नगण्य रहा है? हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर नगण्य रहा है? ऑप्शन है गेहूं, चावल, ज्वार, मक्का। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है और आप लोगों को सभी को आना ही चाहिए था और हमें लगता है कि हमारे सारे बच्चे प्लस के 4 नंबर इस क्वेश्चन में जरूर कवर करेंगे,
ठीक है, 4 नंबर प्लस के ज़रूर पाएँगे इसमें। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी ज्वार में, ठीक है बच्चों? सभी ने 4 नंबर ले लिए होंगे, जिनका गलत है फिर भी वो लोग माइनस कॉमन ले लें। और हालाँकि इसमें हमको लगता है हमारे सभी बच्चे प्लस के 4 नंबर करेक्ट किए होंगे। सभी लोग कमेंट ज़रूर बताना है इसका जवाब, कितने बच्चों ने प्लस के 4 लिए इसमें? हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से गेहूँ और चावल पर पड़ा और ज्वार जैसी मोटे अनाजों पर इसका प्रभाव कम रहा। यह तकनीकी सिंचित क्षेत्रों तक सीमित थी। उन्नत बीज और रासायनिक खाद का प्रयोग हुआ, मोटे अनाज पिछड़ गए, इसी कारण क्षेत्रीय असमानता बढ़ी बच्चों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ज्वार पर जो है क्रांति का प्रभाव लगभग ना के बराबर पड़ा, ठीक है बच्चों, नगण्य रहा। अगला क्वेश्चन, पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी बच्चों? जल्दी से आप लोग कमेंट बता देना, हमारे ऑप्शन देने से पहले ही आप लोगों का जवाब आ जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी बच्चों? ऑप्शन है कांची, मुदैरे, तंजौर या श्रीरंगम। तो बच्चों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। पांड्य शासकों की राजधानी मुदैरे थी। क्या थी? मुदैरे थी। यह दक्षिण भारत की प्राचीन नगर है। क्या है? दक्षिण भारत का प्राचीन नगर है। यह व्यापार और संस्कृति का केंद्र था। क्या था? व्यापार और संस्कृति का केंद्र था। यह मीनाक्षी मंदिर स्थित, यहाँ क्या स्थित है? मीनाक्षी मंदिर स्थित है। और पांड्य राजवंश तमिल इतिहास में प्रसिद्ध है। क्या? पांड्य राजवंश तमिल इतिहास में प्रसिद्ध है और मुदैरी धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जितने बच्चों का सही हुआ प्लस के 4 नंबर अपने आप को दे दीजिए और जिनका भी गलत हुआ माइनस का 1 दे दीजिए बच्चों। लास्ट में आप लोग टोटल नंबर बताना है कि कितने नंबर पाए हैं आप लोग, ठीक है। हमारी उम्मीद रहेगी कि हमारे बच्चे सभी पास होंगे, मैक्सिमम नंबर लाकर सभी बच्चे पास होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि किसके निधन के बाद गुलजारी लाल नंदा को पहली बार प्रधानमंत्री बनाया गया? किसके निधन के बाद गुलजारी लाल नंदा को पहली बार प्रधानमंत्री बनाया गया? नेहरू, शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद या पटेल? और जो सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं बच्चों। तो आप लोग जो है इनको सारे अच्छे से तैयारी करते हुए चलिए। नेहरू, शास्त्री जी, राजेंद्र प्रसाद या पटेल जी? तो बच्चों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद जो नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, क्या बने थे? कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। यह जो है 1964 में हुआ था। कब हुआ था? 1964 में हुआ था। उन्होंने अंतरिम स्वास्थ्य संभाली थी। क्या है? सुव्यवस्था संभाली थी, अंतरिम व्यवस्था संभाली थी। और इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे। यह भारत का पहला संक्रमण काल था, ठीक है। और नंदा की भूमिका संवैधानिक थी, ठीक है। जिनका भी सही हुआ है मेरे बिना कहे प्लस के 4, जिनका गलत हुआ माइनस का 1। तो एक कॉम्बिनेशन प्लस माइनस का चलता रहेगा और लास्ट में आप लोगों के मैक्सिमम नंबर लाना है, ठीक है। यही हमारी भूमिका है और हमारा मकसद है बच्चों को नंबर अच्छे दिलाना। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है मजुली और सालसेट, श्रीरंगम या धोला सादिया। बच्चों भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो है मजुली। क्या है? मजुली भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कहाँ पूछा जाए मजुली द्वीप कहाँ स्थित है, तो यह असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यह सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र है। यह सत्र सांस्कृतिक प्रसिद्धि है और कटाव के कारण इसका क्षेत्र घट रहा है। यह विश्व का भी बड़ा द्वीप रहा है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मजुली। जितने बच्चों का सही हुआ प्लस के 4 नंबर और जिनका गलत हुआ माइनस का 1 नंबर। ये आज का पेपर और आपका, ठीक है, हाफ पेपर हो जाएगा। आप कल करा देंगे 50-50 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो जीके जिसमें आपको जो है कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग यहाँ से अच्छे से तैयारी करते रहना, ठीक है। हालांकि आप लोग अच्छी से कोई बुक ले लीजिए, वहाँ से भी तैयारी करिए और जो हम पढ़ा रहे हैं इसको आप पढ़ते चलिए। यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम फंसेंगे आपको एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते चलना और आज के टेस्ट में आपको पास होना है सभी को। और कमेंट तो सभी को करना ही करना है कितने आपके सवाल सही हुए। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? बच्चों सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? गतिज, विद्युत, स्थितिज या ऊष्मा? घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या ऊष्मा ऊर्जा? तो घड़ी में बच्चों जो है चाबी भरने से स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। कौन सी? स्थितिज ऊर्जा। स्प्रिंग में ऊर्जा संग्रहित होती है। यह ऊर्जा धीरे धीरे गतिज ऊर्जा में बदलती है, इसी से घड़ी चलती है। यह ऊर्जा रूपांतरण का उदाहरण है और भौतिकी में यह सामान्य सिद्धांत है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा। जिनका भी सही हुआ प्लस के 4 नंबर देना है, जिनका गलत हुआ है माइनस का 1 नंबर लेना है, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन होता है और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है।
जिनका गलत होगा तो 1 नंबर जाएगा, सही होगा तो 4 नंबर मिलेंगे। एक गलत होने से 5 नंबर का नुकसान होता है, आपको पता होना चाहिए। जो गलत होगा उसके 4 जाएँगे और गलत होने के कारण 1 प्लस का नंबर चला जाएगा। तो कुल मिलाकर 1 क्वेश्चन आप गलत करोगे एग्ज़ाम में, तो आपके 5 नंबर कट जाएँगे। 4 तो उस क्वेश्चन के जाएँगे, जो आपको मिलने चाहिए थे और 1 नंबर आपके सही का जो भी चला जाएगा। तो ध्यान देना कि सही क्वेश्चन सारे करने हैं। आपको माइनस नहीं लाना है, आपको प्लस के 5 लाना है। ये 4 लाना है प्लस के, ठीक है? माइनस के 5 नहीं देना है। हमेशा आपको प्लस के लाना चाहिए। हालाँकि जो क्वेश्चन ना उसको छोड़ देना, माइनस के कारण आप नीचे मत जाना, ठीक है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के विसरण के दर का अनुपात क्या है? सारे क्वेश्चन हम बोले सिलेक्टेड लाए हैं। ये सारे क्वेश्चन का आपको जवाब पता होना चाहिए पहले से। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात क्या है? 1:4, 4:1, 1:6 या 16:1? 1:4, 4:1, 1:16 या 16:1? तो इसका बच्चों सही जवाब है, देखो ग्राहम के नियम के अनुसार जो है विसरण दर क्या होती है? समानुपाती है 1 भाई घनत्व रूट में घनत्व। हाइड्रोजन की गैस हल्की होती है। ऑक्सीजन का अनुभाग कितना होता है? 32। हाइड्रोजन का कितना होता है? 2। विसरण दर अनुपात कितना होगा? रूट में 32 रूट में 2 कितना आ जाएगा? 4:1। अतः ऑक्सीजन हाइड्रोजन 1 अनुपात 4 नहीं बल्कि 4:1 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4:1। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 4:1। अगला क्वेश्चन बच्चों, जैन जैन मतावलंबियों ने बोलचाल की कौन सी भाषा अपनाई? जैन मतावलंबियों ने बोलचाल की कौन सी भाषा अपनाई? संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। जैन मतलम्बियों ने प्राकृत भाषा अपनाई। कौन सी? प्राकृत भाषा अपनाई। यह सामान्य जन की भाषा थी और महावीर ने उपदेश प्राकृत में दिए। कहाँ दिए? प्राकृत में दिए। और इससे जैन धर्म का प्रसार हुआ। किसका? जैन धर्म का प्रसार हुआ। और प्राकृत सरल और सहज भाषा थी। धार्मिक साहित्य में इसका प्रयोग हुआ। तो सही जवाब कौन सा है? प्राकृत, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जिनका सही प्लस के 4 देना है, गलत वालों को माइनस का 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन चलते हैं बच्चों कि नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? सारे क्वेश्चन हम बोले सिलेक्टेड लेकर आए, हर एक टॉपिक से हर एक पॉइंट से क्वेश्चन उठाया बच्चों हमने। नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 16 मई, 26 जनवरी, 15 अगस्त? तो नागालैंड दिवस जो मनाया जाता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। नागालैंड पूछा जाए राज्य कब बना था? 1963 में बना था। यह भारत का कौन सा राज्य था? तो कहता ना 16वां राज्य था। कौन सा? 16वां राज्य था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, 16वां राज्य था। इस दिन राज्य स्थापना की स्मृति मनाई जाती है और सरकारी कार्यक्रम आयोजित होते हैं। यह राज्य का महत्वपूर्ण दिवस है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 1 दिसंबर। जिनका सही प्लस के 4 और गलत वालों का माइनस का 1। अच्छा, लास्ट में आप लोग कैलकुलेट करना कि आपके कितने नंबर बने। हालांकि हमने जो पहले ही टारगेट दिया था कि आपको जो है अच्छे से अच्छे नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, तो आप लोग कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने की कोशिश करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों, कौन सा पर्वत कौन सा पर्वत महाद्वीपीय विभाजक है? कौन सा पर्वत महाद्वीपीय विभाजक है? अल्पस, यूराल, एंडीज, राकी? तो इसका सही जवाब जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी है। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को विभाजित करता है और इसे महाद्वीपीय विभाजक कहा जाता है। यह रूस में स्थित है और इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। भौगोलिक दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। यह प्राकृतिक सीमा बनाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यूराल। सही वालों का अपने आप ले लीजिए नंबर, गलत वाले अपने आप को ले लीजिए नंबर। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन है सेंझाड़ सेकंड और सेंझाड़ फोर्थ किस देश से के अंतरिक्षयान हैं? सेंझाड़ सेकंड और सेंझाड़ फोर्थ किस देश के अंतरिक्षयान है? जापान, रूस, चीन या अमेरिका? तो ये किसके हैं? चीन के हैं। सेंझाड़ चीन के अंतरिक्षयान हैं। ये मानव रहित मिशन है। मानव रहित मिशन थे। चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा हैं। उन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान में योगदान दिया। बाद में मानव मिशन भी भेजे गए। चीन अंतरिक्ष शक्ति बनकर उभरा है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी जी है, चाइना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत में हरित हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, सी सुब्रमण्यम या फिर नॉर्मन बोरलाग? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। एम स्वामीनाथन को भारत का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है।
एम स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। उन्होंने उन्नत बीजों को बढ़ावा दिया, भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। उनका योगदान कृषि में ऐतिहासिक है। उन्होंने वैज्ञानिक पद्धतियों भी अपनाई और उन्हें कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 में किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, नरेंद्र नाथ सेन या फिर सुरेंद्र बनर्जी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र बनर्जी। कौन से? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। यह राजनीतिक जागरूकता का मंच था। इसका उद्देश्य जनहित की रक्षा करना था। यह राष्ट्र आंदोलन से जुड़ा संगठन था। बंगाल में इसका प्रभाव पड़ा, इससे राजनीतिक चेतना बढ़ी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 15 जनवरी, 9 जनवरी, 26 जनवरी? तो प्रवासी दिवस जो है मनाया जाता है वो हमेशा मनाया जाता है 9 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है। 1915 में गांधी जी ने इस दिन भारत लौटे थे। यह प्रवासी भारतीयों के योगदान को मान्यता देता है। यह सरकार विशेष सम्मान आयोजित करती है। यह वैश्विक भारतीय समुदाय को जोड़ता है। यह राष्ट्रीय स्तर का महत्वपूर्ण दिवस है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, 9 जनवरी। ठीक है, जिनका सही है प्लस के 4, जिनका गलत है माइनस का 1। बच्चों ध्यान देते चलना और अच्छे से करते चलना। ठीक है, हमारा मकसद है कि सारे नंबर पूरे नंबर दिलाना हुआ। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों है, किस समय कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, एटली, मैक्मिलन या चेम्बरलेन? तो इसका सही ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। कब आया था? 1946 में। उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एंटली थे। उनकी सरकार ने भारत को स्वतंत्रता देने की शांति नीति अपनाई। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का मार्ग प्रस्तुत किया। इटली भारत की स्वतंत्रता प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, इटली, इटली। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सीबीआई किस देश की गुप्तचर था? सीबीआई किस देश का गुप्तचर है? सभी को प्लस के 4 नंबर देना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन सभी को आना चाहिए। ठीक है, सभी को आना ही चाहिए, किसी को गलत होना ही नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है ना। ठीक है, भारत। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भारत की जांच एजेंसी है। यह भ्रष्टाचार और गंभीर अपराधों की जांच करती है। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। यह भारत सरकार के अधीन कार्य करती है। सीबीआई जो है हाई प्रोफाइल मामलों की जांच करती है। यह भारत की प्रमुख एजेंसी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन। पृथ्वी का कोर मुख्यतः किससे बना है? पृथ्वी का कोर मुख्यतः किससे बना है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन, लोहा और निकिल, एल्युमिनियम या मैग्नीशियम? तो बच्चों ये जो बना है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पृथ्वी का कोर मुख्यतः लोहा और निकिल से बना है। इसे NI यानी कि निकिल और फेरन परत भी कहा जाता है। NiFe परत भी कहा जाता है। कोर अत्यधिक गर्म और भारी होता है। यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है। कोर आंतरिक और बाह्य भागों में विभाजित है। भूकंप और तरंगों से इसके अस्तित्व की पुष्टि हुई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है बच्चों, लोहा और निकिल। अगला क्वेश्चन। आधुनिक विश्व की प्रथम क्रांति कौन सी मानी जाती है? आधुनिक विश्व की प्रथम क्रांति कौन सी मानी जाती है? रूस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति या अमेरिकी क्रांति? तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 को आधुनिक विश्व की प्रथम क्रांति मानी जाता है। इसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत दिया। इस क्रांति ने राजशाही को शांत किया। आधुनिक लोकतंत्र की नींव इसी से पड़ी। इसका प्रभाव पूरे विश्व में फैला है। राजनीतिक जागरूकता का युग शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर बच्चों सी इज करेक्ट है, फ्रांसीसी क्रांति। जितने भी बच्चों का सही हुआ 4 नंबर अपने आपको दीजिए, प्लस के 4 नंबर, और जिनका गलत हुआ माइनस का 1। लास्ट में आप लोग कैलकुलेट करना कितने नंबर आपके बने। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? अविकसित, विकसित, एशियाई या अफ्रीकी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार विकसित देशों के साथ है। इसमें अमेरिका, यूरोप, जापान शामिल हैं। भारत मशीनें, तकनीक और रक्षा उपकरण जो है आयात करता है। विकसित देश उन्नति उत्पाद निर्यात करते हैं। यह व्यापार संतुलन को प्रभावित करता है। आर्थिक संबंधों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। विकसित देशों को भारत जो है सर्वाधिक आयात निर्यात करता है, आयात व्यापार करता है। सही वालों को प्लस के 4 नंबर मिलेंगे। जिनको नहीं पता था गलत है माइनस का 1। गलत वाले घबराए नहीं, सही वाले ज़्यादा उछले नहीं। सभी को साथ चलना है, एक साथ चलना है, तैयारी करना है, एग्जाम में आपको फोड़ना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन अभी तैयार करते चलना। हम हालांकि टेस्ट ले रहे हैं कितने बच्चों का सही हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
वेवेल प्लान की घोषणा लॉर्ड वेवेल ने कब की थी? वेवेल प्लान की घोषणा लॉर्ड वेवेल ने कब की थी? 1942, 1944, 1945, 1946। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 1945 में। वेवेल प्लान की घोषणा 1945 में की गई। इसका उद्देश्य भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी देना था। इसके तहत शिमला सम्मेलन आयोजित हुआ। हालांकि यह योजना सफल नहीं हो सकी, फिर भी यह स्वतंत्रता की दिशा में कदम था और इसने संवैधानिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। ऑप्शन नंबर सी के है, जिनका सही है प्लस के 4। माइनस वालों को बोलेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन। एक आदमी का 5 केजी एक आदमी 5 केजी का सूटकेस पकड़े खड़ा है। उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या अधिकतम? तो ये क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि वो खड़ा है, कुछ कर ही नहीं रहा है, चाहे जितना लिए हो। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। सूटकेस पकड़े व्यक्ति द्वारा कोई भी विस्थापित नहीं किया जा रहा है। विस्थापन शून्य होने पर कार्य भी शून्य होता है। भले ही बल लगाया जा रहा हो पर कार्य नहीं होता। यह भौतिक मूल का सिद्धांत है। इस प्रकार किया गया कार्य शून्य माना जाएगा। कितने बच्चों को पहले से पता था? जिनको पता था अपने आप को चार्ज दीजिए, और जिनको नहीं पता तो जीरो कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति चाहता है कि किस विषय पर मंत्रिपरिषद विचार करें, तो उसकी सूचना कैसे देता है? राष्ट्रपति चाहता है कि किसी विषय पर मंत्रिपरिषद विचार करे तो वह इसकी सूचना किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कैबिनेट सचिव? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री को। राष्ट्रपति अपनी बात मंत्रिपरिषद तक प्रधानमंत्री के माध्यम से पहुंचाता है और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति सीधे मंत्रियों को निर्देश नहीं देता। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच सेतु होता है। यह व्यवस्था संसदीय प्रणाली का अंग है। इस माध्यम से विचार विमर्श कराया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, प्रधानमंत्री। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर कि किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व की कितना होता है? बच्चों, हमने हर एक टॉपिक से क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है, इसलिए हमने यहाँ पर टेस्ट लिया है। ठीक है, ऐसे नहीं लेते, क्योंकि हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, और सिलेबस के अनुसार ये कोई अलग से नहीं बनाया है हम। तो किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? बराबर, आधा, दुगुना, 4 गुना? तो किसी गैस का अणुभार जो है 2 गुना होता है। 2 गुणे उसका वाष्प घनत्व होता है। ऑप्शन नंबर बी सी इज करेक्ट है, 2 गुना हो जाता है। वाष्प घनत्व को हाइड्रोजन के सापेक्ष माना जाता है। हाइड्रोजन का अणुभार 2 होता है। इसी कारण गैस का अणुभार वाष्प घनत्व का 2 गुना होता है। यह रसायन विज्ञान का मानक सूत्र है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न बार बार पूछा जाता है। बच्चों देख लीजिए, पूछा ही जाता है, तो आपको इसको याद करना है। प्लस के 4 दे दीजिए अपने आप को, जिनका सही था, और जिनका गलत था वो माइनस का 1 दे दें या 0 दे दें। ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं, उनको तैयारी करना आगे। अगला क्वेश्चन है, गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है बच्चों? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, संबंधित अथर्ववेद से। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। यह अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ ग्रंथ माना जाता है। और ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ और कर्मकांड की व्याख्या करते हैं। इसमें धार्मिक अनुष्ठान का वर्णन मिलता है। वैदिक साहित्य में इसका विशेष स्थान है। यह वैदिक परंपरा को समझने में सहायक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है बच्चों। जिनका सही है प्लस के 4 देंगे अपने आप को, जिनका गलत है माइनस का 1 देंगे अपने आप को, और हालांकि 0 भी दे सकते हैं। और जिनको नहीं पता, अटेम्प्ट नहीं किए हैं, वो बच्चों अपने आप को शून्य दें या कुछ भी ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मानवीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन आईएसओ की स्थापना किस वर्ष की गई? मानवीकरण संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन आईएसओ की स्थापना किस वर्ष की गई? 1945, 1946, 1947, 1950? मानवीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन आईएसओ की स्थापना किस वर्ष की गई? 1945, 1946, 1947, 1950? तो इसका सही जवाब है 1947 में की गई। आईएसओ की स्थापना 1947 में की गई। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों को विकसित करना है। यह उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। आईएसओ एक गैर सरकारी संगठन है और इसके मानकों का वैश्विक स्तर पर पालन किया जाता है। व्यापार और उद्योग में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जिनका भी सही है प्लस के 4 नंबर बच्चे देंगे अपने आपको, जिनका गलत है माइनस का 1 दे देंगे, जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया 0 दे देंगे अपने आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? पेरू, चिली, इक्वाडोर या बोलिविया?
कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है बच्चों? तो यह स्थित है ऑप्शन नंबर सी, इक्वाडोर में स्थित है। कोटोपैक्सी पर्वत इक्वाडोर में स्थित है। यह विश्व के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। इसकी ऊंचाई लगभग 5,847 मीटर है। 5,897 मीटर है। यह एंडीज पर्वत श्रृंखला का भाग है। भूगोल की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह पैटर्न का भी प्रमुख केंद्र है बच्चों। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट है, जिनका सही है प्लस के 4। जिनका सही है प्लस के 4 देंगे, जिनका गलत है माइनस का 1 देंगे, जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया 0 देंगे। ठीक है, फायदा उनको होगा जिन्होंने अटेम्प्ट किया, उनको 4 मिलेगा, और जिन्होंने माइनस का किया उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उनको 5 नंबर का नुकसान होगा। माइनस के 5 हो जाएंगे। और जिनका अटेम्प्ट नहीं किया उनका माइनस के 4 जाएंगे, क्योंकि इसी क्वेश्चन के सारे नंबर जाएंगे, सही का नंबर नहीं जाएगा। तो जिन्होंने नहीं किया तो उनका नुकसान कम है, जिन्होंने किया है और सही किया है उनका बहुत फायदा है, और जिन्होंने गलत किया उनका बहुत ही ज़्यादा नुकसान है बच्चों। तो जिनको नहीं पता उसको छोड़ना ही बेहतर माना जाता है। अगला क्वेश्चन, एक कोशिका जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक या लियोन हाक या स्लाइडन या स्वान? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सही है। एक उसकी जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम एंटीन वान ल्यूएन हाग ने किया। उन्होंने सूक्ष्मदर्शी का विकास किया। उन्होंने बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ का अवलोकन किया, और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, और लियोन हाग ने सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। उनका योगदान जैव विज्ञान में अत्यंत महत्वपूर्ण है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, जिनका सही प्लस का 4, जिनका गलत माइनस का 1। अगला क्वेश्चन है, केवल किसके प्रयोग के लिए भुगतान और आर्थिक लगान कहते हैं? केवल किसके प्रयोग के लिए भुगतान को आर्थिक लगान कहते हैं? श्रम, पूंजी, भूमि, संगठन? तो इसका सही ऑप्शन सी, आर्थिक लगान भूमि के प्रयोग के लिए किया जाता भुगतान होता है। भूमि उत्पादन का एक स्थायी उत्पादन है। भूमि की आपूर्ति सीमित होती है, इसी कारण भूमि से प्राप्त आय को लगान कहा जाता है। अर्थशास्त्र में यह महत्वपूर्ण प्रश्न अवधारणा है। ऑप्शन नंबर बच्चों सी सही है, भूमि, जिसका सही है प्लस के 4, जिनका गलत है माइनस का 1 दे दें अपने आप को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश के राज दरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण मिला था? इल्तुतमिश के राज दरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण मिला था? तो इसका सही ऑप्शन बी है, मिनहाज उस सिराज को इल्तुतमिश संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ताकत ए नसीरी की रचना की। यह दिल्ली सल्तनत का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसमें प्रारंभिक मुस्लिम शासकों का वर्णन मिलता है। इतिहास के लेखन का प्रमुख स्रोत है। इल्तुतमिश विद्वान का संरक्षक था। ऑप्शन नंबर बच्चों बी सही है, जिनका सही प्लस के 4, जिनका गलत माइनस का 1, जिनको कुछ नहीं है 0। अगला क्वेश्चन है, मानवीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन आईएसओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है बच्चों? मानवीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय आईएसओ मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर सी है, जिनेवा में। आईएसओ का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह अंतरराष्ट्रीय संगठनों का प्रमुख केंद्र है, और इसको विश्व भर के मानकों का समन्वय करता है। इसके सदस्य देश तकनीकी मानकों पर सहयोग करते हैं। गुणवत्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने में आईएसओ की भूमिका अहम है। जिनेवा कई वैश्विक संस्थाओं का केंद्र। ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। CIA किस देश की गुप्त एजेंसी है? रूस, चाइना, अमेरिका, फ्रांस? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी जो अमेरिका की है। ठीक है, गुप्त एजेंसी अमेरिका की है। CIA ने सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी है। यह विदेशी खुफिया जानकारी एकत्रित करती है। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। CIA राष्ट्र सुरक्षा के लिए कार्य करती है, और यह FBI से अलग है, जो आंतरिक मामलों को देखती है। CIA भी उसके सबसे शक्तिशाली एजेंसी में से एक है। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल अपना सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। आप लोग कमेंट में जो बताना कि आपके कितने नंबर बने हैं। ठीक है, टोटल आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।